प्यारे साथियों, अर्जुन लक्ष्यपथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास होने वाली है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यह पूरे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं इस पर, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें पूरे 60 दिन में पूरे 60 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, यानी कि 60 दिन में पूरे 60 प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं मैं, जिनमें मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। जी हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? किसकी? भाषा की। अक्षर, संकेत, ध्वनि या वर्णमाला? तो भाषा की जो मूल इकाई हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बच्चा, कौन सी? बी, कौन सी? ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। तो ध्वनि से बड़ी क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से बड़ा क्या होता है? पद। और पद से बड़ा क्या होता है? पदबंध। और पदबंध से बड़ा उपवाक्य, ठीक है। फिर वाक्य से बड़ा वाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य हो जाता है, ठीक है। इसका ऐसा पूरा काल मतलब वो होता है क्रम, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी। हाँ, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। किसका? विराम चिन्ह युक्त होना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, या सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में, इसमें तो योजक चिन्ह नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, योजक चिन्ह नहीं है इसमें है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला योजक चिन्ह, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? किसके रूप में? संज्ञा के रूप में। वह इनमें से एक को जानता है। किसमें से? वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से जो है संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इनमें से जो हो जाएगा वो आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक। कैसे हो जाएगा देखिए बताता हूँ। एक मतलब ऐसे हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर लिख लीजिए, एक की जगह लिख दीजिए श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा? ये तो संज्ञा ही है, किसी का नाम संज्ञा होता है, ठीक है। तो श्याम, अब यहाँ पर उपयोग करिए वाक्य वह इसमें से श्याम को जानता है। श्याम को, एक को हटा दिएगा, एक की जगह श्याम, तो श्याम एक क्या हो जाएगा? इसमें संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? किसका? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। गुणवाचक या प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, ठीक है। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। और पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं टोटल, तो टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? किसके? संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं क्रिया के अलावा? विशेषण या विशेष या विकृत अव्यय या कारक? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण होते हैं, ठीक है। जी हाँ, विशेषण हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सोहन गांव का मकान देख रहा है। कौन? सोहन क्या देख रहा है? गांव का मकान देख रहा है। तो इस वाक्य में क्रिया शब्द का कौन सा है रूप, ठीक है। मतलब क्रिया कौन सा है इसमें से? क्रिया शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सोहन गांव मकान या देख रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देख रहा, यही होगा। क्या? देख रहा है। जी हाँ, ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना इत्यादि, तो यहाँ पर क्या हो गया? देखना, ठीक है। तो क्रिया रूप यही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मेरा बेटा हजारों में एक है, यानी कि हजारों क्या है इसमें से? वाक्य में जो हजारों शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है? क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या चीज? अव्यय है। क्या है ये? हजारों जो है ये आपका अव्यय हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? क्या चीज? सभी शब्द आपका इसमें से पुल्लिंग कौन है? संचार, पालन या ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट या रौनक, या पतलून, झल्लाहट या अक्षुण्णता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण या गिरोह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, यही हो जाएगा। इनको आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे आपका पता चल जाएगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गिरोह होता है, होती नहीं है। गिरोह क्या होता है? होता है, ठीक है। ऐसे करके आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वचन के आधार पर जो है वो असंगत शब्द युग्म आपको पहचानना है। वचन के आधार पर असंगत शब्द रूप, किसके? वचन के। बिल्ली और बिल्लियां, पेड़ और पेड़ों, खंभा और खंबे, रस्सी और रस्सियां, तो इसका असंगत शब्द हमको चुनना है। बाकी सभी सही है, इनमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें से असंगत क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। पेड़ का बहुवचन क्या होता है? पेड़ ही होता है। क्या होता है? इसका जो है वो पेड़ का पेड़ ही होता है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, मतलब अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, तो क्रिया में कौन सा काल है? मतलब यदि परिश्रम करती, कोई एकदम कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। हो जाती यानी कि हो चुका होती, हो चुकी होती, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जी, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 11।
अकर्मक धातुओं से बनने वाला, किससे, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? इनमें से क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाववाच्य या कर्तवाच्य? तो इनमें से सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य ही हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अन्य पुरुष को मतलब सदैव एक वचन रहे, पुल्लिंग रहे और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव होगा, तो भाववाच्य होगा, अन्य पुरुष के लिए भाववाच्य होगा, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका दो विकल्प यहाँ पर दे रखा है, कहाँ पर, इस पीडीएफ में इसका दो विकल्प जो है वो आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये कर्मवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों दे रखा, तो ये नहीं होगा, और कर्मवाच्य तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 जी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि क्या कहते हैं उसे, संज्ञा अथवा सर्वनाम कि जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित अथवा प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या संबंध सूचक कहते हैं या कारक या सर्वनाम कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं इसमें से? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध किसी वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो कारक के कितने भेद होते हैं आपके, कितने होते हैं कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, कितने, टोटल 8 भेद होते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम शब्द का असंगत शब्द युग्म क्या है? किसका तत्सम शब्द का संगत, अनूठा अंगूठा का अंगुष्ठ, क्षण का छिन, कुष्ठ का कोष्ठ, कुष्ठ का कोढ़ या काष्ठ का काठ, बताइए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इसका? एक बार पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो असंगत है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, इसमें से अंगुष्ठ जो है अन्य सभी विकल्पों से मतलब असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संगत क्या होगा, अंगूठा का क्या हो जाएगा, बताइए। अंगूठा का अंगुष्ठ जो है वो तत्सम है और अंगूठा जो है वो तद्भव हो जाएगा, बाकी सब पहले तत्सम है बाद में तद्भव है, ठीक है। तो क्या है, हाँ तद्भव है, तो इसमें जो है पहले क्या दे दिया है, पहले दे दिया है तत्सम, नहीं पहले दे दिया तद्भव बाद में दे दिया है तत्सम, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है जो निर उपसर्ग से नहीं बना है? निकृष्ट या निर्भय या निर्वाह या निर्दोष, कौन सा हो जाएगा आपके इसमें से? तो निकृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकृष्ट हो जाएगा। कैसे, देखो निकृष्ट में जो है वो निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। कैसे, जबकि निर्भय निर्वाह व निर्दोष निर उपसर्ग से बने हैं, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ 15, क्वेश्चन नंबर 15। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, किसमें, मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है, आप या अनु या पा या अन? इसको आप लोग बिल्कुल इजीली बता ले जाएंगे क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या लगा है, आप लगा है, मतलब प्रत्यय हमेशा बाद में उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। तो प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा, आप, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, किसमें विलोम युग्म सही नहीं है? तो बताइए, औचक का अक्सर होता है या झिड़कना का पुचकारना होता है, झिटकना का, और डामाडोल का अस्थिर होता है, या गाफिल का खबरदार होता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें से जो नहीं है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डामाडोल का अस्थिर नहीं होता, ठीक है। डामाडोल का अस्थिर नहीं होता है, तो डामाडोल का स्थिर वियोग शब्द नहीं होगा, ठीक है। डामाडोल स्थिर होता है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? इसका अनिवार्य का, जरूरी, पसंद, वैकल्पिक या गैर जरूरी? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। इसमें आपका क्या पूछ रखा है, विलोम शब्द पूछ रखा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 18। कंतर्प कंदर्प और पंचसर और पुष्ट धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जी हाँ, बताइए, बहुत कठिन शब्द पूछ रखा है, क्यों जी, बहुत कठिन शब्द पूछ रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, कामदेव, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, पंचसर, कंदर्प, पुष्प, धनवा, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका कामदेव का हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, कामदेव के और भी पर्यायवाची होती है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है, किसका आनंद का पर्यायवाची पूछ रहा है? मोद, हर्ष, क्या चीज, मोद और हर्ष, पहला ही मिल गया, क्या चीज, पहला ही मिल गया, ठीक है। कौन सा, मोद और हर्ष दोनों आनंद के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है, किसका अंतर का अर्थ जो नहीं होता, क्या होता है? दूरी, शेष,
आकाश या हृदय? बताइए बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आकाश। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश नहीं होता है। किसका? अंतर का जो है सही मतलब अर्थ जो नहीं है वो आकाश नहीं होगा। ठीक है, बाकी शेष, हृदय और दूरी होता है। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो युग्म असंगत है? कौन सा शब्द युग्म जो है असंगत है? सॉरी, जी हाँ, कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बताइए। ईश्वर, ईश्वरीय, कुल या कुलीन, झगड़ा या झगड़ालू, अज्ञान का अज्ञानता। बताइए कौन सा हो जाएगा जो असंगत है इन सबसे? कौन सा है? संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से आपको पूछना है, बताना है। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अज्ञान और अज्ञानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अज्ञान और अज्ञानता हो जाएगा। इसका संगत युग्म क्या होगा? अज्ञान का अज्ञानी होता है। क्या होता है? अज्ञान का अज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। आइए 22वें नंबर पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22वां, जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द सही शब्द बताना है। ठीक है, जो मुकदमा को दायर करता है, कौन सा? मुकदमा, सॉरी, मुकदमेबाज या प्रतिवादी या गवाह या वादी? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वादी होता है। ठीक है, मुकदमा दायर करता है जो, उसको वादी कहते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इनको ध्यान दे देना। क्या चीज? सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य होता है। जो इंद्रियों का विषय ना हो, किसका? इंद्रियों का विषय ना हो, अगोचर होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त होता है। कौन सा? अभियुक्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बताया हूं, इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ठीक है, और जो मैं ऐसे बोलता जाऊं उनको आप लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद इनमें से, सॉरी, अनेक पद के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, अनेक पद के लिए एक शब्द, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा? अनुदान या अनुपथी या अनुयायी या अनुभवी? बताइए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनुयायी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करे उसे अनुयायी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। इनमें से भी कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे अनुदान, सॉरी, जैसे अनुभवी किसको कहते हैं? देखो, अनुभवी होता है वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव हो जिसके पास। ठीक है, वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव हो जिसके पास। ठीक है, उसको अनुयायी कहते हैं। ठीक, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? किसका? कौन सा स्वर है जो संधि का भेद नहीं है? तो हल संधि या वृद्ध संधि, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? बताइए अगला ऑप्शन, या दीर्घ संधि या गुण संधि। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि इसका संधि का जो भेद नहीं होगा वो कौन सा? हल संधि कभी नहीं होती। हमने आज तक सुना ही नहीं है, ना आपने सुना होगा। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, तो पहले आपको यह बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, या सॉरी, मूल रूप से स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? किसके? स्वर संधि के। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, ये दीर्घ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं स्वर के बता रहा हूँ। किसके? ये स्वर के हैं। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यथाशक्ति में समास कौन सा है? किसमें? यथाशक्ति में, मतलब शक्ति, यथा मतलब जैसे, शक्ति मतलब शक्ति के जैसे, मतलब कुछ भी आप समझ लो, कुछ भी क्या समझोगे। यथाशक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में जो है वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और सामासिक पद, सामासिक या समास पद अव्यय हो। ठीक है, जी हाँ, तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है, ये वर्ड आपका कई जगह पूछा जाता है। ये वर्ड आपका कई जगह पूछा जाता है, तो इस वर्ड को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि अधिकतर एग्जामों में ये पूछा जाने वाला है। तो यथाशक्ति हमेशा अव्ययी भाव लगा के चल देना। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है इनमें से? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। किसके? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। तो ये नहीं सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यानी कि मतलब अशुद्ध समझना है। अशुद्ध तो यही हो जाएगा, रात उसका प्राण पखेरु, ये कोई समझ में नहीं आ रहा। और पहला शुद्ध वाक्य है, तीसरा भी शुद्ध है और चौथा भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? किसका? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, शोक या जुगुप्सा हो जाएगा। तो करुण का हमेशा क्या होता है? करुण यानी कि शोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, शोक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बता दे रहा हूं, जैसे जो है आपका रति जो हो जाएगा वो श्रृंगार का हो जाएगा। रति क्या चीज? रति, कौन सा? रति। ठीक है, सॉरी, रति आपका किसका हो जाएगा? श्रृंगार का हो जाएगा। उत्साह जो होता है वो वीर का होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और वात्सल्य जो होता है वो वात्सल्यता जो होता है वो वात्सल्य रस का होता है। ठीक है, जी हाँ।
भय जो होता है वो भयानक रस का होता है। किसका? ये जो होता है वो भयानक रस का होता है। ठीक है, ये भयानक रस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ आइए अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? हाँ, छंदों की गणना किससे की जाती है? किसकी? मतलब छंदों की गणना किससे की जाती है? शब्द और वर्ण से, धातु और स्वर से, या वर्ण और मात्रा से, या वर्ण और पंक्ति से? क्या होगा बिल्कुल सही जवाब बताइए। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण और मात्रा से की जाती है। किसके? छंदों की। वर्णों वर्णिक छंद होती है और मात्रिक छंद होते हैं। कितने? वर्णिक और मात्रिक दो छंद होते हैं। कौन से? ये वर्णिक छंद हो जाएगा एक, और एक मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, मात्रिक छंद, तो यानी कि दो छंद होते हैं। ठीक है, जी हाँ, छंदों के जो है दो ही भेद होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल रूप से हाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 29। क्या कह रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर पगामय में कौन सा अलंकार है? क्या चीज में कौन सा अलंकार है? ठीक है, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या रूपक अलंकार, या अनुप्रास अलंकार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। देखो, अनुप्रास अलंकार का क्या मतलब होता है? एक ही वर्ण कई बार आ जाए। देखो जैसे सा सॉरी, यहाँ पर सा आ रहा है ना, कई बार आ रहा है, तो यानी कि एक वर्ण जब आ जाए कई बार, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और उपमेय अलंकार हो जाएगा जहां उपमान में, सॉरी, जहां उपमेय की उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, और अतिशयोक्त अलंकार होता है जहां पर बढ़ा चढ़ाकर तुलना की जाती है। ठीक है, रूपक में आपका तो समझते हैं, रूपक में थोड़ा सौंदर्यता के बारे में बताई जाता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? देरिदा का जो है वो जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में, या अमेरिका में, या फ्रांस, या जर्मनी में? बताइए कहाँ हुआ था। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्जीरिया में हुआ था। देरिदा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रख लिया था। ठीक है, हाँ आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? सॉरी 31 क्या कहता है? हाँ, असरफियां लुटे और कोयले पर मोहर, मतलब असरफियां लुट जाए और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी कर दिखाना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, यानी कि असरफियां आप लुटा दे रहे हैं और कोयले यानी कि छोटे छोटे खर्चों पर आप कंजूसी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जी हाँ, बहुत कंजूसी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, या चट मंगनी पट ब्याह, या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, या आम के आम गुठलियों के दाम? बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। जी, तो 32 में जानते हो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूसी का आशय जो है व्यक्त करने के लिए यही होगा। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, बहुत कंजूसी का मतलब ये होता है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल का विभाजन नहीं, का विकल्प, सॉरी, का विभाजन नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन सी रीत काल, ऑप्शन बी भक्त काल, या संयुक्त काल? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ये क्या है? संयुक्त काल है। ठीक है, संयुक्त काल का विभाजन नहीं है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश दिया गया है और इनके उत्तर आपको देना है। ठीक है, जी हाँ, आइए देखते हैं। मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश को, फिर उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आइए मैं बताता हूँ इनके इस गद्यांश के द्वारा क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आइए बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ये पूरा कुछ गद्यांश है, काफी बड़ा गद्यांश है। ठीक है, तो पढ़ने में काफी समय चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और आइए मैं सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34। न तीन में न 13 में मुहावरे का अर्थ ठीक लगता है? बताइए। ना 3 में ना 13 में, तो धोखे में रहना, या बहुत ही महत्वपूर्ण होना, या धैर्य पूर्वक सोचना, या किसी भी गिनती में ना आना। किसमें? ना किसी, या किसी भी गिनती में ना आना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। क्या? न 13, न 3 में न 13 में, तो यानी कि किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार, या चुगली, या अपमान, या विरोध? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा पैराग्राफ से, वहां से आपको इसमें से गद्यांश से ये क्वेश्चन छाटने हैं। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, निंदा और तिरस्कार, भर्त्सना का होगा। ठीक है, आइए, लेखक की परेशानी क्या है? लेखक की परेशानी का कारण क्या था? ठीक है, बताइए। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 37। हाँ, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया, बताइए। कौरवों की सभी कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा। तो यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए उनको क्षमा नहीं किया गया। ठीक है जी हाँ, कुछ यही प्रैक्टिस सेट रहा। ठीक है, यानी कि पूरे 37 मैंने आज का पूरे क्वेश्चन कराए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उनको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जहां जहां मैं बताया हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा देख लो, तो उनको जरूर देख लेना है एक बार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट भूलना बिल्कुल नहीं, इनमें से एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में शानदार और जानदार के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।